नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ भारत के पड़ोस में उथल पुथल मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब भारत के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय थाईलैंड यात्रा पर निकल चुके हैं। तो थाईलैंड यात्रा पर वहां पर गए हैं, जो छठवां बिमस्टेक का सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो भारत के लिए जो बिमस्टेक है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो थाईलैंड है ये भी भारत के लिए कितना ज्यादा अहम रखता है, क्योंकि भारत के पड़ोस में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, वहां पर अंतरिम सरकार चल रही है। मोहम्मद यूनुस वहां के प्रधानमंत्री हैं। म्यांमार के अंदर पहले से ही तख्तापलट हो चुका है, वहां पर भी सेना की जो सरकार है, भूकंप भी आया हुआ है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री जो थाईलैंड से उसके विजिट पर निकले हुए हैं। थाईलैंड पर जब यहाँ पर पहुंचे तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड के, जिनका नाम है पाइतोंग तार्न सिनवात्रा, यानी ये दुनिया के अभी वर्तमान समय में ये दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री है थाईलैंड की। इनकी उम्र कितना है? मात्र 38 वर्ष। इनकी 38 वर्ष मात्र इनकी उम्र है। तो यहाँ इनसे मुलाकात किए और हर एक द्विपक्षीय मुद्दे पर भी बातचीत हुई। फिर आते हैं, बात करते हैं बिमस्टेक के बारे में। बिमस्टेक है क्या, और बिमस्टेक में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पीएम मोदी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बिमस्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि जो बिमस्टेक्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कब किया गया था? ये स्टैब्लिश किया गया था 1997 में। और फिर उसके बाद जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था उसके तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? हेडक्वार्टर ढाका, यानी कि जो बांग्लादेश की राजधानी है वहां पर बनाया गया था। इसके मेंबर स्टेट कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। थाईलैंड इसके मेंबर स्टेट है। इसका फोकस क्या है? फोकस यही है कि जो वेरियस सेक्टर्स है, इंक्लूडिंग ट्रेड यानी व्यापार हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, टूरिज्म हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सारे एरिया में मिलकर ये देश काम करेंगे। इनका पर्पज यही है कि जो एक्टिव कोलाबोरेशन है और जो म्यूचुअल असिस्टेंस है, और जो इकोनॉमिक सेक्टर्स में सोशल हो गया, टेक्निकल हो गया, साइंटिफिक फील्ड हो गया, हर क्षेत्र में सारे देश मिलकर, ये जितने मेंबर देश है मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे। आखिर जो बिमस्टेक है इसको क्यों लाया गया? बिमस्टेक इसलिए लाया गया तो कि पहले जो संगठन था साउथ एशिया में, तो उसमें संगठन का नाम था सार्क। सार्क का मतलब क्या होता है? सार्क का मतलब यही है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंशन, ये सार्क था। इसका मेंबर पाकिस्तान भी था। यहाँ पर देखिए, जो पाकिस्तान है ये भी इसका मेंबर था। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में इसका जो सार्क है, इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में बनाया गया था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव इस कदर से बढ़ गया और बढ़ता ही चला गया कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं ये नॉर्मल नहीं है। इसलिए जो सार्क है अभी ठंडे बस्ते में चला गया। तो भारत सोचा कि जो साउथ एशिया के देश हैं, यानी कि जो दक्षिण के देश हैं, उसका पड़ोसी देश है, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो भारत ने लेकर आया बिमस्टेक्स। बिमस्टेक मतलब कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जितने देश हैं उसको ऑर्गेनाइज किया, यानी कि बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो बिमस्टेक है इसका फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है बांग्लादेश के अंदर बनाया गया है। इसके मेंबर कौन है? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड से यहाँ पर है श्रीलंका। ये इसके मेंबर कंट्री है। तो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, चर्चा इस बात की हो रही है कि जो बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, इनसे भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि ये भी इनके मेंबर स्टेट है, जो बिमस्टेक के मेंबर्स हैं। इनसे मुलाकात होगी तो क्या बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिलेशन है वो भी नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? अब एक बार चर्चा कर लेते हैं और भारत और जो थाईलैंड से थाईलैंड के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री थाईलैंड के अंदर जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है वहां भी जाएंगे। जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है जिसे रिसाइकलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, यानी कि लेटे हुए जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वो वहां पर लगाई गई है। इसको वात फो थाईलैंड के सबसे पुराने मंदिरों में से जाना जाता है। इसका नाम है वात फो मंदिर, बैंकॉक में स्थित है। जो बैंकॉक है उसमें स्थित है। इसका नाम है वात फो, ध्यान रखिएगा, वात फो मंदिर है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लेटे हुए अवस्था में लगी हुई है। बुद्ध की यह प्रतिमा 40 मीटर लंबी है, 15 मीटर ऊंची है। प्रतिमा का निर्माण मुद्रा में इसे किया गया है। इसे सोने की परत से ढका गया है। इसके पैरों की लंबाई 4.5 मीटर तक है, जिन पर 108 शुभ चिन्ह उकेरे गए हैं। इनके जो पैरों की लंबाई है उस पर शुभ चिन्ह यहाँ पर उकेरे गए हैं। इसमें 1000 से अधिक बुद्ध प्रतिमाएं और 90 से अधिक स्तूप यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो टेम्पल्स स्थित है। अब बात करते हैं कि 2024 में ही आसियान सम्मेलन में पाई तोंग थार्न से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी।
तो जो आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री कौन है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आसियान जो कंट्री है, ध्यान रखिएगा, ये साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों का समूह है। यहाँ पर देखिए, इसमें 10 देश कौन से शामिल है, जो रेड बिंदु वाले देश हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, फिर यहाँ पर मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिर कंबोडिया हो गया, यहाँ पर इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, फिलीपींस हो गया। ये जो 10 देश हैं, इसको मिलाकर कहा जाता है आसियान कंट्री, यानी ये 10 देशों का संगठन है जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है। ये आपस में मिलकर हर चीज को प्रमोट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ देश और हैं जिसे ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है, जैसे यहाँ पर हो गया दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया, फिर अन्य देश हो गए। फिर यहीं पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश भी आ जाते हैं, यानी कि जितने भी आसियान कंट्री है और इंडिया है, इन सारे लोगों को, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को मिलाकर बोला जाता है इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्री। इंडो पैसिफिक मतलब कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के बीच में रहने वाले देश। यहाँ पर जो चाइना है ये डोमिनेंस कर रहा है, इसको काउंटर करने के लिए ये देश आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं। और भी भारत और जो थाईलैंड से, इसके बीच में कई सारे जो प्रोजेक्ट है चल रहे हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे भी बन रहा है, जहां से भारत म्यांमार और थाईलैंड के लिए एक सड़क मार्ग यहाँ पर खुल जाएगा। तो म्यांमार इसलिए भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, थाईलैंड इसलिए भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और भी किन दृष्टियों से महत्वपूर्ण है वो भी समझेंगे। और इस साथ साथ जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये भी म्यांमार के जरिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट भी चल रहा है। मेकांग गंगा सहयोग भी चल रहा है, इसमें भी जो गंगा और मेकांग नदी है, इसके बीच जो कल्चरल सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध है, इसको बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार से जो प्रमोट किया जा रहा है थाईलैंड और उसके बीच में। अब बात करते हैं कि जो थाईलैंड है और इसके बीच और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो कितने पुराने रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, इसे बताया जाता है कि करीब 2000 साल पुराने रिश्ते हैं। जो 2000 साल पुराने रिश्ते हैं, इससे प्राचीन काल में भारत से जो बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म की संस्कृति है, थाईलैंड पहुंची। प्राचीन काल में बताया जाता है कि आज के करीब 2000 साल पहले जो थाईलैंड में है, भारत का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, ये कहाँ पर पहुंची है, थाईलैंड पहुंची। यहाँ पर देखिए, यहाँ थाईलैंड से भारत का कल्चर, हिंदू संस्कृति और जो बौद्ध धर्म है, ये भी वहां पर पहुंचा है। फिर वहां पर थाईलैंड में जो रामायण है, रामायण को रामकियन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, रामकियन के नाम से रामायण को जाना जाता है। इसका जो प्रभाव है थाईलैंड के अंदर पड़ता है। जब भारत में सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था, उस समय भारत में जो बौद्ध भिक्षु थे, वो थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाया था। और थाईलैंड को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी स्वर्ण भूमि कहा गया है, यानी कि सोने की भूमि कहा गया है। थाईलैंड और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध है, ये काफी पुराना है और मजबूत भी है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद से ही भारत ने थाईलैंड के साथ जो बेहतर रिलेशन है वो अपना मजबूत कर लिया। और 2022 में, ध्यान रखिएगा, 2022 में दोनों ही देशों ने मिलकर अपने संबंधों की जो 75वीं वर्षगांठ है ये स्टैब्लिश की है। यानी 75वीं वर्षगांठ भारत और जो थाईलैंड है, दोनों मिलकर 2022 में सेलिब्रेट किए। क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध किसके किसके बीच में चल रहा था, एक तरफ था यूएसए और उसके जो एलाई कंट्री है, दूसरे तरफ था यूएसएसआर, यानी जो आज का रसिया है, और जो छोटे छोटे जो कंट्री है, यूक्रेन हो गया, और जो छोटे अगल बगल कंट्री बेलारूस वगैरह हो गया। तो दो गुटों में दुनिया बटी हुई थी। एक गुट में थे यूएसए और उसके कंट्री, सहयोगी कंट्री थे, एक तरफ रसिया और उसके सहयोगी कंट्री थी। तो भारत ने किसी भी गुट में शामिल होने का नहीं फैसला, भारत ने फैसला किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। वहीं थाईलैंड भी क्या, भारत का एक नया बना था, नॉन अलाइनमेंट्स मूवमेंट बना था, नेम बना था। नेम का मतलब है कि गुट निरपेक्ष, हम किसी संगठन में शामिल नहीं होंगे, हम निरपक्ष रहेंगे, न किसी का सपोर्ट करेंगे, न किसी का विरोध करेंगे। ये भारत का एक नया मोटो बन गया। इसमें भी थाईलैंड भी शामिल हो गया। ये भी कहा हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, हम न किसी का विरोध करेंगे, न ही किसी का सपोर्ट करेंगे। अब आते हैं व्यापारिक रिश्ते के बारे में जान लेते हैं भारत और थाईलैंड के बीच में। भारत और थाईलैंड के बीच में 2023 के डाटा के अनुसार 1.37 लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत से एक्सपोर्ट क्या होता है, भारत बेचता क्या है, 51,000 करोड़ का बेचता है थाईलैंड को। भारत सिल्वर बार, सी फूड, वाहन के पुर्जे, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इलेक्ट्रिक मशीनरी हो गई, घरेलू उपकरण हो गए, कपड़ा हो गए, गोल्ड मशीनरी पुर्जे, मेटल स्क्रैप, केमिकल, सब्जियां हो गया, मेडिसिन प्रोडक्ट, ये सारे चीज भारत बेचता है किसको, थाईलैंड को। और भारत में इंपोर्ट क्या होता है थाईलैंड से, लगभग 85,000 करोड़, यानी भारत थाईलैंड से बहुत ज्यादा चीजों को इंपोर्ट करता है। वनस्पति तेल हो गया, केमिकल्स हो गए, एथिलीन और प्रोपिलीन पॉलीमर्स हो गए, बहुमूल्य पत्थर हो गए,
आभूषण हो गए, आयरन और स्टील हो गए, ये सारी चीज भारत जो थाईलैंड है थाईलैंड से खरीदता है। ये था दोनों देशों के बीच में रिश्ते। अब 2004 में ही दोनों देशों के बीच में एक अर्ली हार्वेस्ट, ध्यान रखिएगा, अर्ली हार्वेस्ट जो स्कीम निकाली गई थी, इस स्कीम में दोनों ही देश शामिल हो गए। जो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम होती है ये 2004 में स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों देश कुछ वस्तुओं को लेकर तत्काल जो टैरिफ फ्री है कर दिए थे। दोनों देश कुछ वस्तुओं को लेकर जो टैरिफ है एकदम से फ्री कर दिए थे, और कुछ वस्तुओं को बाद में रखा गया कि कुछ तो हम तुरंत तत्काल फ्री करते हैं कि टैरिफ फ्री है, आप एक दूसरे से आसानी से फ्री ट्रेड कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों को बाद में रखा गया कि बाद में हम इसको फ्री कर देंगे। तो ये था अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के बारे में। और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में लाई गई थी। 2014 में भारत ने लाया था, क्या लाया था? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब भारत सरकार के ही है कि जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर, कंबोडिया, ये सब सारे देश हो गए, इससे जो अपना व्यापारिक रिश्ते और कल्चरल रिश्ते हैं इसको मजबूत करना, और चाइना को है काउंटर करना। चाइना की जो बढ़त है उन देशों में जो बढ़ रही है उसको, जो चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसको रोकने के लिए भारत ने ये पॉलिसी लाया था। हालांकि भारत में ये पॉलिसी आ गई थी 1991 में, जब भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तरफ नहीं, उसका नाम था लुक ईस्ट एशिया, लुक ईस्ट एशिया या लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। अभी 2014 में जब इसको चेंज किया, जब भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी बन गए थे, तब इसका नाम रख दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तब से भारत का जो पॉलिसी है ये चल रहा है। तो अब आगे इस चीज के बारे में अब थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जो म्यांमार है, थाईलैंड है और भी क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो मलक्का स्टेट है साउथ चाइना सी को जोड़ता है और इंडियन ओशन को जोड़ता है। तो थाईलैंड के बीच में जो यहाँ पर पतला सगरा मार्ग है, थाईलैंड का एरिया कुछ यहाँ पर पतला है, तो यहीं पर कुछ एरिया में एक प्रस्तावित है क्रा कैनाल्स, जिसे क्रा स्तमस के नाम से जाना जाता है, जिसे थाई कैनाल्स, थाई नहर के नाम से भी जाना जाता है। कैनाल मतलब नहर होता है। तो इसको काट कर एक छोटा सा रास्ता बनाने की बात चल रही है कि जो अंडमान सागर है, अंडमान सागर से सीधे जो गल्फ ऑफ थाईलैंड की खाड़ी है, इसमें सीधा एक्सेस मिल जाएगा। अभी कभी किसी समय, कभी भी भविष्य में अगर जो मलक्का स्टेट है, ये मलक्का स्टेट किसी तरीके से ब्लॉक हो गया, तो भारत के लिए व्यापार करने के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा, जो क्रा कैनाल के माध्यम से, जो थाईलैंड में सीधे एक्सेस देता है। और सीधा ही अगर मान लीजिए ब्लॉक नहीं भी हुआ मलक्का स्टेट, तो भारत के लिए एक सीधा नजदीक का रास्ता मिल जाएगा क्रा कैनाल के माध्यम से। तो इस सारे चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थाईलैंड। और थाईलैंड की एक और भी खासियत है, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। इस फिगर में एक गोल्डन ट्राइंगल का फिगर तो लगाया नहीं, यहीं पर देख लेते हैं जो गोल्डन ट्राइंगल है ये है क्या। यहाँ पर देखिए, ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है, यहीं पर है लाओस। इन तीनों ही इलाकों को मिलाकर यहाँ पर बोला जाता है गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर खेती होती है अफीम की। यहाँ पर जब अफीम की खेती होती है तो तीनों ही देशों में यहाँ पर जो कुछ आतंकवादी हैं, कुछ जो यहाँ पर जो ड्रग सप्लाई करने वाले हैं, सारे ग्रुप एक्टिव है। ये करते क्या है? ये तस्करी करते हैं। तो ये तस्करी करके भारत में भी तस्करी करते हैं, मानव तस्करी भी करते हैं। मानवों का जिसे बेचने का व्यापार होता है, मानव तस्करी कहा जाता है, वो भी करते हैं। प्लस उसके बाद जो ड्रग्स है इसका भी तस्करी करते हैं अवैध रूप से। तो थाईलैंड और जो भारत है इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी तस्कर या तो आतंकवादी गुट होंगे, एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए जो थाईलैंड है ये भारत के लिए हो जाता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। और भारत और थाईलैंड के बीच में जो कल्चरल रिलेशन है, जो सांस्कृतिक महत्व है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि बिहार के बोधगया में जो थाई बौद्ध मठ बना है, जिसे वात थाई के नाम से जाना जाता है, यहाँ बड़ी संख्या में जो थाईलैंड के पर्यटक है ये यहाँ पर घूमने आते हैं। इसके साथ सारनाथ में जो बौद्ध मंदिर है वहाँ पर भी थाईलैंड के लोग आते हैं। कुशीनगर मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है उसे देखने के लिए जो थाईलैंड के पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। ये था भारत और थाईलैंड के बीच में रिलेशन के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। थैंक यू।